नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल में। आज का मेरा टॉपिक ज्योग्राफी से भारत में भूकंप के क्षेत्र कौन कौन से हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आप लोग को देने वाला हूँ यहाँ पर। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें जानने को मिलेंगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि छोटे मोटे भूकंप हमेशा आते रहते हैं। दिल्ली का क्षेत्र जो है, दिल्ली NCR का जो क्षेत्र है, वहाँ पर आप देखते हैं कि भूकंप आते रहते हैं। हालांकि जो रिएक्टर स्केल पे जो आता है, स्केलिंग जब करते हैं, रिएक्टर स्केल की जब माप करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा तीव्रता नहीं कैलकुलेट की जाती कि जिससे किसी प्रकार की जन धन की हानि हो। पहला नंबर, जब हम भारत में भूकंप की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपदा की बात कर रहे हैं। तो आपदा का जब हम लोग बात करते हैं तो आपदा में कई आपदाएँ होती, कृत्रिम आपदाएँ भी होती हैं, प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं और इस तरह की आपदाएँ भी होते हैं। और जैसे कि किसी प्रकार, जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कोविड-19 की बात करें तो ये भी एक प्रकार की आपदा ही है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से भारत में भूकंप की जब हम बात कर रहे हैं या कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, उसके अगल बगल कोई एरिया है, यहाँ पर किसी प्रकार की जन धन की हानि हो रही है, तो वो भी हमारा आपदा के अंतर्गत ही आता है ये। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं कि जब हम प्राकृतिक आपदा की बात करें तो प्राकृतिक आपदा में किसी पर्यावरणीय क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र की जो पारिस्थितिक तंत्र जो हमारा है, वहाँ जो पर्यावरण है, उसमें किसी प्रकार का असंतुलन पैदा हो जाए, जिसके कारण से क्या हो, जन और धन की हानि हो, तो उसे हम लोग आपदा कहेंगे, ठीक है ना। अब आपदा को लेकर यहाँ पर जो है एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, ठीक है ना। भूकंप में जब हम लोग बात करते हैं तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है उसने क्या कर रखा है कि भारत के अंदर कई जोन डिवाइड किए हैं और उस जोन में बताया है कौन कौन सा क्षेत्र भूकंप के लिए कितना संवेदनशील है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो पहले जो था, मैं यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको ध्यान से आप लोग सुनेंगे क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत में 4 भूकंपीय क्षेत्रों का डिवीज़न किया है, मतलब कि 4 क्षेत्र डिफाइन किए हैं यहाँ पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने। इससे पहले ये तो वर्तमान स्थिति है। इससे वर्तमान स्थिति के पीछे अगर हम जाएं थोड़ा सा, तो हम देखेंगे कि जो ये जोन थे, जो ये क्षेत्र डिवीज़न जो था, ये 5 डिवीज़न हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो मैंने जोन लिख रखा है, जोन 5, जोन 4, जोन 3 और जोन 2 या जोन 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जोन 2 तक तो मैंने लिखा है, तो अब आपके दिमाग में यह आएगा कि सर आपने जोन 1 नहीं मेंशन किया। यहाँ पर जोन 1 तो होना ही चाहिए, क्योंकि जोन 1 से शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है कि जो क्षेत्र हैं उसमें से जोन 1 को हटा दिया गया। ये कह सकते हैं कि जोन 1 और जोन 2 को दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया और एक जोन बना दिया गया, जोन 2 के नाम से वो जाना जाएगा, ठीक है। इसको क्यों ऐसा किया गया है? इसलिए किया गया है कि जो जोन 1 है वो क्षेत्र भूकंप शून्य क्षेत्र था। वहाँ पर बहुत लंबे समय से भूकंप के किसी प्रकार के साक्ष्य नहीं मिले या किसी प्रकार के झटके महसूस नहीं किए गए हैं। इसलिए इन्होंने सोचा कि हम जोन 1 और जोन 2 को आपस में मर्ज करके जोन 2 में ले आते हैं, जहां पर भूकंपीय झटके महसूस किए जाते हों या हाल ही में भूकंपीय झटके महसूस किए गए हों। तो ये चीज़ें यहाँ पर की गई हैं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो भूकंप आता है, तो भूकंप का संबंध, जैसा भूकंप दिमाग में आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, जानते हैं कि भूकंप आने के पीछे तरंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तरंग जो उत्पन्न होती है वो एनर्जी से उत्पन्न होती है, और एनर्जी कहाँ बन रही है तो ये जानना जरूरी है। एनर्जी आपकी प्लेटों के नीचे बनती है। प्लेट क्या है? जैसे कि हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम भारतीय प्लेट की बात कर रहे हैं, मतलब भारत के चारों तरफ से भारतीय प्लेट है, उसको नाम दे दिया गया है। और जब भारत के ऊपर हम लोग जाते हैं तो यूरेशिया प्लेट कहलाती है वो, ठीक है। चूँकि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर वैज्ञानिकों का दावा है, जो भूवैज्ञानिक हैं उनका दावा है कि जो भारतीय प्लेट है वो आपकी उत्तर पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ स्थानांतरित हो रही है, मूव कर रही है। तो मतलब कि उत्तर पूरब की तरफ मूव कर रही है। और ये माना गया है, जो आंकड़ा है बहुत एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, लेकिन भूवैज्ञानिकों के द्वारा आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है। उसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं। वर्ष में या तो 5 सेंटीमीटर मूवमेंट हो रहा है, देखने को मिल रहा है उत्तर पूरब की तरफ, या 1 सेंटीमीटर मिल रहा है। जो ऑथेंटिक है, जो काफ़ी नियर माना गया है, वो 1 सेंटीमीटर को माना गया कि 1 सेंटीमीटर का मूवमेंट जो हो रहा है वो उत्तर पूरब की तरफ हो रहा है। ये चीज़ याद रखेंगे,
ठीक है, उत्तर पूर्व की तरफ हो गया है। कभी कभी परीक्षा में 1 सेंटीमीटर अगर नहीं दिया गया है तो 5 सेंटीमीटर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा और 5 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। क्योंकि हमने क्या बताया आपको कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं, भूकंपीय तरंगे उत्पन्न जब होती हैं तभी भूकंप आता है। अब भूकंपीय तरंगे कहाँ उत्पन्न होंगी? ये प्लेटों के पास उत्पन्न होंगी, जहाँ पर 2 प्लेटें टकरा रही हो या वहाँ पर काफ़ी एनर्जी इकट्ठी हो गई हो जो कि बाहर निकलनी चाह रही हो लेकिन निकल नहीं पा रही। तो यहाँ पर जब हमने, जैसा कि मैंने इसको बताने के पीछे क्या उद्देश्य था कि उत्तर पूर्व की तरफ राष्ट्रीय जो हमारा भारतीय प्लेट है ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है ये, क्योंकि जब ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो आप देखेंगे ऊपर यूरेशियाई प्लेट है और यूरेशियाई प्लेट क्या कर रही है कि भारतीय प्लेट को ऊपर जाने से रोक रही है। तो दोनों प्लेटें आपस में लॉक हो गई हैं। कौन सी लॉक हो गई हैं? एक तो आपकी भारतीय प्लेट और एक की यूरेशियाई प्लेट, दोनों लॉक हो गई हैं। लॉक होने के बाद क्या होगा, जो नीचे का मैग्मा है चूंकि वो एक हीट उत्पन्न करता है, एनर्जी वहाँ पर जनरेट हो रही है। अब वो मैग्मा क्या करे, उसका मूवमेंट, अब यहाँ भी जान लें कि मूवमेंट जो मैग्मा का है वो दक्षिण की तरफ भी है और स्थिर भी है। वहाँ पर कुछ लावा का मूवमेंट जो दक्षिण की तरफ भी नीचे नीचे हो रहा है। इस तरह से कह सकते हैं स्टेथनोस्फीयर जो हमारा है उसके नीचे, स्टेथनोस्फीयर जो है उसके नीचे हमारा मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी है तो वो एनर्जी बाहर निकलने का प्रयास करेगी। कभी क्या हुआ कि वहाँ पर कहीं भी अगर जब एनर्जी ज़्यादा प्रेशर डालेगी तो वो प्लेटें वहीं से ब्रेक होंगी, और जब प्लेटें ब्रेक होंगी तो एनर्जी बहुत तेज़ी से बाहर आएगी तरंगों के रूप में, और फिर वहाँ पर वो एपी सेंटर का निर्माण होगा वहाँ पर। ठीक है, और वहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जाएंगे। अब वो एनर्जी कितनी मात्रा में निकल रही है, वो वहाँ पर एक लंबे समय की प्रक्रिया है कि कितने समय तक वो वहाँ पर मैग्मा निकल नहीं पाया और कितने लंबे समय तक वहाँ पर एनर्जी इकट्ठा होती रही है। तो ये चीज़ जो मैंने बात बोली है इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग। नहीं समझ आए फिर से बैक जाइएगा, एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करिएगा, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और तो यहाँ पर इस तरह से क्या होगा कि अब जब हमने कहा कि आपसे कि यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकरा रही हैं और लॉक हो रही हैं और फिर वहाँ पर फिर से ब्रेक होती हैं, वो लॉकिंग सिस्टम जो होता है फिर से ब्रेक होता है और फिर एनर्जी जनरेट होती है, भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो वो यहाँ पर देखने को, जैसे यहाँ पर हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर कि जो भारतीय प्लेट मतलब प्रायद्वीपीय जो भारत है और जो यूरेशियाई प्लेट है, यहाँ पर इसके टकराने से आपकी हिमालय की उत्पत्ति भी हुई है और यहीं पर वो प्लेटें भी हैं, इसीलिए वहाँ पर ये भूकंप के झटके ज़्यादा महसूस होते हैं। मतलब कि सबसे खतरनाक जोन जो है ये हमको हिमालय वाला जो क्षेत्र, जम्मू कश्मीर है, जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है या पूर्वोत्तर जो भारत है, ये सबसे मतलब कि खतरनाक एरिया है भूकंप के लिए और लोगों के लिए। यहाँ पर काफ़ी आप अक्सर सुनते होंगे, यहाँ पर अक्सर हर साल हर वर्ष आपको झटके पता चलते होंगे कि यहाँ पर भूकंप किसी न किसी प्रकार का आया हुआ। नेपाल में सुनते हैं आप लोग, नेपाल में अक्सर भूकंप आता रहता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। इसके अलावा अगर हम पूरे भारत की बात करें तो जो झटके महसूस होते हैं भूकंपों के और क्षेत्रों में, ये तो मैंने आपको बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मैंने बताया जो कि इम्प्लीमेंट यहाँ किया जा सकता है आपके हिमालय क्षेत्र में। बाकी अगर हम पूरे भारत की जब हम बात करते हैं तो जो भूकंप के झटके महसूस होते हैं वो भ्रंशों के सहारे होते हैं। और भ्रंश भी आप लोग जानते हैं वो भी प्लेटों का ही एक फिनोमिना है। प्लेटों के अंदर की जो प्रक्रिया जो चलती है वहाँ से उसी कारण भ्रंश भी उत्पन्न होता है। तो भ्रंश हमारे भारत के अंदर कई प्रकार के भ्रंश भी हैं, उसकी हम लोग चर्चा भी कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर हम लोग ये चीज़ देखते हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं कि एरिया कौन कौन सा है। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो प्रबंधन संस्थान है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है, इसको 4 भूकंपीय क्षेत्रों में डिवीजन किया है। वर्तमान में 4 भूकंपीय, पहले 5 हुआ करते थे। ये चीज़ दिमाग के अंदर रखिएगा आप लोग। देखिए, अधिकतम प्रभाव का क्षेत्र जो है, जब सबसे ज़्यादा जो झटके महसूस किए जाते हैं, मैंने यहाँ देखेंगे मैंने 5 ऊपर लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है, तो ये घटता क्रम है। ठीक है, तो अधिकतम मैंने लिखा, अधिकतम प्रभाव क्षेत्र जो है 5 को रखा गया। जोन 5 सबसे खतरनाक जोन माना गया है यहाँ पर, जहाँ पर क्या होता है कि 9 से अधिक तीव्रता वाला क्षेत्र हो सकता है। यहाँ पर देखिए मैंने बोला हो सकता है, मतलब कि 9 के आसपास 8.9, 8.5, 8.4, 9 से ज़्यादा भी हो सकता है कि यहाँ पर झटके ऐसे महसूस किए जाए। हालांकि अब तक पूरे विश्व भर में 9 तक नहीं पहुँचा है। जो रिएक्टर स्केल पर जो पैमाना है आपका भूकंप को नापने, तीव्रता को नापने का, वो 9 तक नहीं पहुँचा है। अगर 9 तक पहुँचेगा तो बहुत भारी तबाही होने की आशंका होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ आप ये क्षेत्र यहाँ कैलकुलेट किया गया है कि यहाँ पर 9 तक जा सकते हैं, 9 से अधिक भी जा सकते हैं रिएक्टर स्केल पर जो भूकंप की तीव्रता है।
अब यहाँ पर क्षेत्र जैसा कि मैंने बताया कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य, सभी पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया है यहाँ पर इस क्षेत्र में। तो ये परीक्षा में आ भी सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान, क्षेत्र जरूर दिमाग के अंदर रखिए। पूर्वोत्तर क्षेत्र आप जान रहे हैं यहाँ पर पूरा ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, आपका मेघालय हो गया, पूरा यहाँ पर सिक्किम वाला एरिया हो गया, पूरा ये सभी जो क्षेत्र है यहाँ पर वो सभी के सभी क्या हो गया, जोन 5 में आ गए। फिर देखेंगे यहाँ पर बिहार और नेपाल। देखिए नेपाल की चर्चा मैंने आपसे की, तो नेपाल है कि बिहार और नेपाल का सीमावर्ती क्षेत्र है, मतलब कि जो आपका नेपाल और बिहार से लगा हुआ जो एरिया है वो चीज़ यहाँ पर है। उत्तराखंड वो भी हिमालयी क्षेत्र है। हिमालय मैंने आपको बताया है, और हिमालय पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र, मतलब हिमालय के पास का क्षेत्र। गुजरात का कच्छ प्रदेश, जो आप लोग जानते हैं गुजरात में भूकंप आया था, तो ये है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ इसको याद रखिएगा आपका। अब यहाँ पर गुजरात का जो कच्छ प्रदेश कह रहे हैं, यहाँ पर एक प्लेट आ जाती है जो आपकी अफ्रीकन प्लेट है और जो भारतीय प्लेट है, वहाँ पर इसी कारण से यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है, गुजरात वाला जो है, ठीक है। तो इसको भी हम शामिल कर लिए। कभी ये मत समझिए कि अगर हम जोन 5 बोले तो हिमालय का ही सारे हिमालय के प्रदेश हो जाएंगे। देखिए गुजरात वाला तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़, तो गुजरात कच्छ का प्रदेश तो नहीं, लेकिन हिमालय के ज़्यादातर जो हिमालय से सटे हुए जो राज्य हैं या हिमालय क्षेत्र में जो आते हैं, जो राज्य लगे हुए हैं, उनको हमने जोन 5 के अंदर शामिल किया गया और गुजरात को भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया और यहीं से परीक्षा में प्रश्न आता है। दूसरा देखते हैं हम लोग, अधिक प्रभाव का क्षेत्र है। अधिक प्रभाव का क्षेत्र का मतलब ये है आपका कि इसको जोन 4 में रखा गया। तो जोन 4 में इसका मतलब ये है कि जो तीव्रता आपकी जोन 5 में है उससे जस्ट कम की तीव्रता है। भूकंप तीव्रता 7 से 9 होती है, यहाँ पर 7 से 9 के बीच में कैलकुलेट किया जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, जो परीक्षा में आता है वो 7, 7.5, 7 और 7.2 इस तरह से करके परीक्षा में आ सकता है किस जोन में रखा गया है इस तीव्रता को। इस तरह से परीक्षा में प्रश्न आता है। एरिया कौन कौन सा है, तो देखेंगे सिक्किम को भी इसमें शामिल किया गया है, बिहार को शामिल किया गया। देखिए वहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र, यहाँ मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। उत्तरी बंगाल की बात करें, हुगली का डेल्टा बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र हम बात कर रहे हैं, पश्चिमी एवं पश्चिमी भाग भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली की बात कर, देखो दिल्ली, अब देखिए अब ये इंपॉर्टेंट हो गया, दिल्ली किस जोन में रखा गया है। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया, कम क्षेत्र भी था, आपको आसानी से याद हो जाएगा, पढ़े याद हो गया। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्र है, यहाँ पर आसानी आपको थोड़ी नहीं होगी, तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए। तो यहाँ पर अधिक जो प्रभाव का क्षेत्र वो दिल्ली वाला जो है, यहाँ पर वो जोन 4 के अंतर्गत रखा गया है। उत्तरी हरियाणा, जो कि दिल्ली तो आसपास का एरिया जरूर शामिल करेंगे, इस तरह से दिल्ली को कोर में रखिए, सेंटर में रखिए। पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर और वह पश्चिम में कठियावाड़ तट से लेकर राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग तक, जो कि अर्धअंडाकार आकृति का यहाँ पर हमको देखने को एरिया मिलता है, यहाँ पर जो कि जम्मू कश्मीर का एरिया है, वहाँ से, चूँकि अभी देखिए इसके अंदर पूरा शामिल हो जाएगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है, आकृति में फैला क्षेत्र। और कोंकण तट का दक्षिणी भाग भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो याद देखिएगा, तो कोंकण तट, अब कोंकण तट कहाँ पर आप लोग जाने, कोंकण कंकड़ तट या जो आपका है, जो आपका पश्चिमी घाट वाला एरिया जो है, इसका मतलब ये भी हम कोंकण तट याद रखिएगा। कोंकण तट को अधिक प्रभाव वाले क्षेत्र यानी जोन 4 के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मध्यम प्रभाव का क्षेत्र। मध्यम प्रभाव मतलब कि अब मिडिल आ गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनधन की हानि नहीं होगी, थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये जोन 3 के अंतर्गत रखा गया है। भूकंपीय तीव्रता 6 से 7 होती है, हालांकि 6 से ऊपर भी काफ़ी मतलब खतरा उत्पन्न कर सकता है। वो देखना पड़ेगा कि वहाँ पर किस तरह से बस्तियाँ बसाई गई हैं, ये भी देखने वाली चीज़ है। इसीलिए आप लोग अब जो है तो गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की होती है मकान बनाने की या बिल्डिंग खड़ा करने की, तो आप लोग देखते हैं कि अब पिलर्स पे आप लोग देखते होंगे, पिलर्स पहले पिलर्स नहीं बनते थे, पिलर्स पे ना तो बिल्डिंगें खड़ी हुआ करती थी, ना पिलर्स पे आपके मकान खड़ा हुआ करते थे। अब तो मकान भी लोग पिलर पे खड़े करने लगे हैं। और आप लोग दिल्ली में देखते होंगे कि जो मकान बनते हैं, मकान की मैं बात कर रहा हूँ, जब मकान बनते हैं तो जो वहाँ भी नीचे जैसे छत के ऊपर आप लोग जाली पूरी जाली बिछाई जाती है, पूरा सरिया का पूरा एक बनाया जाता है सिस्टम, वैसे वहाँ पर न्यू में बिछाई जाती है, जिससे कि अगर भूकंप वहाँ आ रहा है तो वो पूरा का पूरा बिल्डिंग का जो झटका है वो झेल सके, वहाँ पर उसको उसकी फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें हैं, ठीक है। फिर देखिए उत्तर प्रदेश का मध्यवर्ती व दक्षिणी पूर्वी भाग, बिहार इसके अंदर शामिल किया गया है। पश्चिमी बंगाल का मैदानी भाग शामिल किया गया है, पश्चिम बंगाल का। गुजरात का पूर्वी भाग, देखिए गुजरात का पूर्वी भाग को भी शामिल किया गया। मतलब मेन जो आपका पहचान गुजरात का यहाँ जोन 3 से जरूर आए ना आए, लेकिन आपका अधिकतम प्रभाव वाला जो क्षेत्र है, जो गुजरात कच्छ का मैंने प्रदेश आपको यहाँ बताया है, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। तो गुजरात का पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी राजस्थान हम बात कर रहे हैं, दक्षिणी व पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर ले रहे हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं,
पश्चिमी घाट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, याद देखिएगा गोदावरी कृष्णा डेल्टाई भाग की बात कर रहे हैं, हमें पूर्वी भाग पे चले गए हम लोग यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद पश्चिमी तटीय प्रदेश, वही पश्चिमी घाट, और उसके जो तटीय क्षेत्र है पूरा समुद्र से लगा हुआ उसको, ठीक है। अब आते हैं न्यून प्रभाव का क्षेत्र, मतलब कि बिल्कुल न्यून जो है, ना के बराबर, मगर थोड़े बड़े झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी किसी प्रकार का खतरा नहीं है वहाँ पर। भूकंपीय क्षेत्र 3 से 6 के बीच इसका तीव्रता होती है रिक्टर स्केल पर, ठीक है। राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग इसमें शामिल किया गया है, तमिलनाडु को शामिल किया गया है, उत्तरी आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है, छत्तीसगढ़ को देखिए यहाँ पर शामिल किया गया है, और पश्चिमी महाराष्ट्र को शामिल किया गया है। तो जो मैंने क्षेत्र यहाँ पर लिखा है, इसको चाहे तो आप लोग नोट कर सकते हैं और उसको आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया लगे कि जोन 5 में क्या है, जोन 4 में क्या है, जोन 3 में क्या है, जोन दूसरे नंबर पे क्या है, ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पर मैं जैसा कि मैं बता रहा था आप लोगों को कि जो भूकंप है वो प्लेटों के सहारे तो आते हैं, क्योंकि तो बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन हम पूरे जब भारत की बात करते हैं तो ये जो भ्रंश हम लोग देखते हैं, जैसे नर्मदा के पास का जो भ्रंश है, नर्मदा भ्रंश के नाम से जाना जाता है, आपका जो क्या नाम है आपका, महानदी जो है, महानदी भ्रंश जो आपका निर्माण हो रहा है वहाँ पर गोदावरी कृष्ण नदी के पास भ्रंश का निर्माण हुआ है, वहाँ पर जो भूकंप होते हैं इन भ्रंशों के सहारे भूकंप आते हैं। तो यहाँ से जो कृष्णा का भ्रंश है, कृष्णा नदी के पास का जो घाटी का जो भ्रंश है, फिर आप देखते हैं हिमालय में जो हम थ्रस्ट बोलते हैं, वो भी प्रकार का भ्रंश का एक प्रकार है। तो वहाँ से एनर्जी बाहर आती है वो भ्रंश के सहारे, तो वहाँ पर भूकंप के केंद्र बनता है वो वहाँ पर। दामोदर भ्रंश है आपका, ताप्ती भ्रंश है, सोन का भ्रंश सोन नदी के उस पर नाम पे पड़ गया है यहाँ पर। तो ये छोटे छोटे भ्रंश हैं जिसके कारण से पूरे भारत में जो भूकंपीय पेटियों का निर्माण हुआ है वो चीज़ हमको देखने को मिलता है पूरे भारत में। तो किन कारणों से, क्योंकि हमको लगता है हमारे दिमाग में तो सीधे यही आता है कि ठीक है गुजरात में भूकंप आया था तो गुजरात वाला बेल्ट, गुजरात है क्षेत्र भूकंप का, हिमालय में भूकंप आता रहता तो हिमालय वाला शामिल कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में भूकंप के क्षेत्र नहीं है, बहुत से क्षेत्र हैं और कारण भी है उसके, क्योंकि भ्रंश आप लोग को देखने जब आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश के सहारे बहती है, दामोदर नदी भ्रंश के सहारे बह रही है, ठीक है, जो कि वहाँ आपके बंगाली खाड़ी में गिर रही है। तो भ्रंश के सहारे, इसका मतलब भ्रंश है वहाँ पर। तो और भी भ्रंश हैं, हम 2 ही 3 भ्रंश गिना नहीं रहे हैं आप लोग को, कई भ्रंश हैं वहाँ पर, जैसे कि महाराष्ट्र में कोयना या कोपली का भ्रंश है, ठीक है ना, ये है। ग्रेट म्योर भ्रंश जो है आपका कावेरी नदी के पास का जो भ्रंश है वहाँ पर है, वहाँ पर उसको नाम दिया गया ग्रेट म्योर भ्रंश, म्योर, तो याद रखिएगा ग्रेट म्योर भ्रंश है आपका। तो ये चीज़ें हैं भारत के अंदर जो भूकंपीय क्षेत्र दर्शाते हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ रहा आपका भूकंप को लेकर। यहाँ पे एक चीज़ और जान लें कि सबसे पुराना जो सबसे तबाही मचाने वाला जो भूकंप था, ठीक है, वो आपका कलकत्ता में आया था, बहुत पुरानी बात है यहाँ पर ये। तो कलकत्ता का भूकंप था, काफ़ी पुराना भूकंप था, मतलब ये नहीं कह सकते पश्चिम बंगाल का भूकंप जो कि काफ़ी अब कभी आया नहीं शायद उसके बाद, ठीक है ना। सबसे भयानक भूकंप था यहाँ पर और लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कभी आता आया नहीं है परीक्षा में, लेकिन आप लोग इसको दिमाग के अंदर रख सकते हैं और इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। भूकंपीय क्षेत्रों के बारे में बताया, भूकंप के बारे में आपको बताया कैसे आता है, ये चीज़ें आपका और भी डिटेल में जाया जा सकता है इसके अंदर, लेकिन वो जब हम विवर्तनिक प्लेटों के बारे में कभी चर्चा करेंगे तो वहाँ पर हम बताएंगे। हालांकि उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।